नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जो कि विभिन्न PCS परीक्षाओं में, IS परीक्षा में पूछे गए हैं। इसकी व्याख्या भी दी गई है। वीडियो की क्वालिटी भले ख़राब हो लेकिन मटेरियल नंबर 1 का है। वीडियो में बने रहिए। तो यह वीडियो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी शिक्षक परीक्षा, PCS परीक्षा एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। देखिए, सी ऑप्शन आपका सही है, बेलगांव। ठीक है, बेलगांव में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। एकमात्र अध्यक्ष बेलगांव सम्मेलन में गांधी जी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं अगले साल भी तो चुनाव होता है, त्रिपुरी चुनाव, वहाँ भी सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं, परंतु बाद में वो त्यागपत्र दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस का 91वां अधिवेशन 1938 में गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। याद रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था जो बाद में योजना आयोग में तब्दील हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति का। राजेंद्र प्रसाद 1934 में इस पद हेतु चुना गया था। ठीक है, 1940 से 45 तक अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जबकि JB कृपलानी 1946 में मेरठ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कृपलानी जी 1946 मेरठ कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष ने किस अधिवेशन में भाग लिया था उसके बारे में दिया गया है। देखिए, हरिपुरा अधिवेशन आपका ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, 1938 का है। वहीं सरोजनी नायडू का नाम आप देखिए। सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये सरोजनी नायडू थी, जो कि कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। वहीं 1917 में एनी बेसेंट भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। आइए, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन से संबंधित हैं। देखिए, नासिक अधिवेशन से पुरुषोत्तम दास टंडन जी संबंधित है। अंसारी जी आपके मद्रास अधिवेशन से संबंधित हैं। ठीक है, अंसारी ने मद्रास अधिवेशन से संबंधित है। ठीक है, तो मिलान हो गया है। आपका आंसर है, देखिए, सी ऑप्शन सही है। देखिए, ठीक है, PCS का प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कृपलानी जी भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? इंपॉर्टेंट है, तिलक जी ने ऐसा कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में हुई थी। गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में की गई थी कांग्रेस की स्थापना। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की थी। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था अर्थात बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। ठीक है, आइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। गर्मपंथियों के अधीन कब आया था? तो 1906 के बाद उग्रवादियों के अधीन आया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ गया। गर्म दल के नेता कांग्रेसी नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने मिलकर ये उग्र दल का नेतृत्व किया था। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो हमारे अरविंद घोष हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं। ठीक है,
ये सब गर्म दल के नेता हैं। आइए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक का यह स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन सही है। कांग्रेस प्रार्थना करती है, याचना करती है, विरोध करती है, इसकी राजनीति करती है, जबकि संघर्ष नहीं करती है। और ये गंगाधर तिलक जी और पाल जी हो गए, अरविंद घोष जी, ये उग्रवादी थे। ये उग्रता के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। आइए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तिलक जी ने देखिए किया था। ये ऑप्शन सही है। बार बार रिपीटेड प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट है ना। आइए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम यहां देख लेते हैं। जनगण मन, आपको पता है जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो 1911 में, सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वहां पे गाया गया था। वो भी कहाँ होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित संगीतबद्ध जनगण मन का हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। याद रखिएगा, जनगण मन संविधान ने कब अपनाया? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन याद रखिएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संस्था क्या है? वीडी सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ये आपके अभिनव भारत संस्था का गठन किया गया था। डी ऑप्शन सही है। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन देखिए सही है। मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? तो बीडी सावरकर ने मित्र मेला संघ की स्थापना की थी। मित्र मेला संघ ही बाद में, मित्र मेला संघ जो बना था यह बाद में आपका अभिनव भारत के रूप में परिणित हो गया था। ठीक है, मित्र मेला संघ बना था 1899 में स्थापित हुआ था और 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में यह परिवर्तित हो गया था। विनायक दामोदर सावरकर इससे संबंधित थे। अनुशीलन समिति क्या थी? देखिए एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। ठीक है, आइए, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे। विवेकानंद अर्थात अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी तथा युगांतर अनुशीलन समिति गदर पार्टी के सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य थे। कौन? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। ए ऑप्शन सही है आपका। देखिए आइए देखिए, वह कौन था जिसने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। आइए, प्रमथ मिश्रा नाम है, अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रमथ मिश्रा, पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। बारिन घोष भूपेन्द्र नाथ दत्त के सहयोग से 1907 के कोलकाता में क्रांतिकारी संगठन के रूप में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन भी किया गया था। अरविंद घोष इससे जुड़े थे। काम की सरलता के लिए इसका दूसरा कार्यालय ढाका में खोला गया था। तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। आइए थोड़े से और प्रश्नों को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। कई अन्य स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। 1908 के लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अमीर अली ने। लंदन शाखा किसकी? मुस्लिम लीग की। किसने स्थापित की थी? अमीर अली, सैयद अमीर अली। याद रखिएगा, आईएएस का प्रश्न है। आइए कथन काल पर चर्चा करते हैं। लीग अर्थात मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मांगने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग ही का ही था। देखिए कथन आपका सही है, कारण गलत है। व्याख्या देखिए, ए सत्य परंतु आर गलत है।
लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमान का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। कथन सत्य है, किंतु यह अकेली मुस्लिम लीग ही यह अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था, यह कथन असत्य है। थोड़ा मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह थे, ये बांग्लादेश के थे। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों का शिमला प्रतिनिधि मंडल मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया था, है ना। दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, और कहाँ होती है? ढाका में होती है। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में होती है, और इसके संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह थे, और बहुत अधिक सहयोग मिला था किसका? आगा खां का। आइए, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। देखिए ए ऑप्शन सही है, आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, याद रखिए। ढाका में हुई थी, ये भी याद रखिए। 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था, और 1908 में अमृतसर में हुआ था, यह भी याद रखिए। और प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, यह भी याद रखिए। और दूसरी बात, स्थापना किसके संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह थे, ये भी याद रखिएगा। तो मुस्लिम लीग की बात हो गई। आइए, सूरत की फूट कब हुई थी, ये याद रखिएगा। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सूरत की फूट होती है, कब होती है? 1907 में होती है। कांग्रेस की फूट सूरत 1907 में सूरत अधिवेशन में हुई। इसमें कांग्रेस नरमपंथी तथा गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया। सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे हुआ था, याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ? तो आपको याद होना चाहिए, यह ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? देखिए 1920 का समय है। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना होती है, बंबई में, याद रखिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लाला लाजपत राय करते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं, याद रखिएगा। पीसीएस में 2 बार पूछा जा चुका है। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्षता हमारे जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, याद रखिएगा। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। 1920 के अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्षता लाला लाजपत राय। दोनों चीज याद रखिएगा, डेट अलग अलग है और आदमी भी अलग अलग है, अध्यक्ष अलग है। आइए, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? इंपॉर्टेंट है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 में हुई थी। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. रॉय ने किया था। वहीं अजीत राय इंद्रसेन ने 1941 में भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना की थी। 1941 में भारतीय बोल्शेविक लेनिन दल की स्थापना अजीत राय और इंद्रसेन ने की थी। वहीं सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1942 में क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना की थी। सचिन नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखा था। किसने लिखा था? सचिन नाथ सान्याल ने। आइए, आईएएस के प्रश्न पर आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो जो रॉलेट एक्ट था, इसमें बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था। देखिए, लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का अधिकृत किया था रॉलेट एक्ट। इसीलिए इसका सार्वजनिक रोष लोगों ने प्रकट किया था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारियों गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट्स की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको भी जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। आइए, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं, जो कि आईएएस में पूछा जा चुका है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रॉलेट एक्ट यहाँ दिया गया है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट
के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का प्रयोग किया था। कौन कौन से मंच थे? होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन, सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से ही संबंधित है, क्षेत्र विशेष संबंधित है। तो अखिल भारतीय यहाँ बोला गया है तो रॉलेट एक्ट होगा, जबकि ये चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के जो गांधी जी के आंदोलन थे वो एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत है, याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद जी ने यह सुझाव दिया था। डी ऑप्शन सही है आपका। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। डी ऑप्शन सही है। आइए देखिए, ये जो एक्ट आपको दिख रहा है, द अनार्किकल एंड द रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, इसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। ये नाम है रॉलेट का, याद रखिएगा। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 अर्थात रॉलेट एक्ट। ए ऑप्शन सही है। आइए थोड़ा सी बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, शंकर नायर ने दिया था। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी की परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट या सर की उपाधि लौटा दी थी। शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नियुक्त किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? शंकर नायर जी ने किया था। रिपीटेड प्रश्न। अगला प्रश्न आ जाता है, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मालवीय जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। 1920 में सितंबर के समय कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था, याद रखिएगा। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन सितंबर 1919 में हुआ था। आइए 1920 के अखिल खिलाफत कमेटी सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में है? तो इलाहाबाद में है, याद रखिएगा, इलाहाबाद में है। व्याख्या देखिए, गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार कर लिया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंप दिया। सितंबर 1920 में कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। तो याद रखिएगा, 1920 सितंबर अधिवेशन जो होता है कलकत्ता का, उसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय जी। और इसी कलकत्ता अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। आइए, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना ने यह सुझाव गांधी जी को दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश के स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेता उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। तो ये अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था 1939 में, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, लेकिन त्रिपुरी में अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र जी का बहुत विरोध हुआ और इन्होंने फिर
त्यागपत्र देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्नाव में हुई थी। 1938 में हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद कर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसको हराकर बने? तो पट्टाभी सीतारमैया, ई ऑप्शन सही है आपका, इनको बना के बने। आइए फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी, याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे आ जाते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में कौन कौन से एक टिप्पणी सत्य नहीं है? तो यह आंदोलन अहिंसक था, तो ये आंदोलन हिंसक भी था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के साथ कई लोगों ने किया था। महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। इसने समान श्रमिकों को आकर्षित नहीं किया था। तो देखिए इसकी व्याख्या में स्टार लगा हुआ है, व्याख्या पढ़ लेते हैं तब आपको बात पता लगेगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन निश्चयता अहिंसक नहीं था, हिंसक भी था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन में पहले हफ्ते ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या फिर क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। 500 से ज़्यादा डाकघर को और 150 थानों पर हमला हुआ था। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार भी कर दिया था। उनका कहना था यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार से स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। अतः विकल्प ए और बी दोनों सही है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या उत्तर कुंजी का विकल्प बी ही प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो इसको आप स्टार में रख दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हिंदू महासभा ने नहीं किया था, ये सही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन तीनों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। देखिए, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। आइए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था किसने? भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया। किसने पेश किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव नेहरू जी ने, और इसका समर्थन पटेल जी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया? नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन सही है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय अध्यक्ष थे। आइए, महात्मा गांधी जी का जीवनीकार लुई फिशर क्या था? एक अमेरिकी पत्रकार था। ठीक है, लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार था। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर का संबंध किससे था? भारत छोड़ो आंदोलन से था। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर, ठीक है, अमेरिका का था, अमेरिका का पत्रकार था। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं जो कि पूछे गए हैं आपके। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिलती है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय मिलती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। व्याख्या सुन लीजिए। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी 1942 को। सभी कांग्रेस नेताओं को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया था। जो कि कांग्रेस नेता गिरफ्तार न हो सके, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश दिया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जी, अरुणा आसिफ अली के नाम प्रसिद्ध है।
भारत छोड़ निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ही जी थे, जेल से फरार होकर भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। आइए, 1942 में श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए, कहाँ लाए गए? पटना में लाए गए थे। ठीक है, बिहार का प्रश्न था। आइए, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तत्कालीन मलाया में आई थी। मलाया देश है। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे, फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय, स्टेटस सेटलमेंट सॉरी। ठीक है, तो तत्कालीन मलय का भाग था सिंगापुर। ठीक है, आइए, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रास बिहारी बोस जी ने ऐसा किया था। सुभाष चंद्र बोस ने जून 1943 में टोक्यो पहुंचे उनके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्याग दिया। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह थे प्रथम सेनापति, मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ। कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। 21 अक्टूबर 1943 की बात है। आज़ाद हिंद फौज का सुझाव किसने सुझाया था? मोहन सिंह ने सुझाया था। विचार किसने सुझाया था आज़ाद हिंद फौज का? मोहन सिंह ने किया था। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों आर के सहगल, शाहनवाज, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। तो एक प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो रंगून में है। वर्मा की राजधानी रंगून पहले थी, अब क्या राजधानी है कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज के वीडियो में देखिए बड़ा हो गया है ना। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे वीडियो आते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।